अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। मुल्क भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। मकबूजा रियासत पर हिंदुस्तान के गासबाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल। भारतीय अफवाज अब तक 2.5 लाख मुसलमानों को शहीद जबकि 7,000 से जायद को मावराए अदालत कत्ल कर चुकी हैं। रियासती अवाम की कुर्बानियों को रायगां नहीं जाने दिया जाएगा। हुर्रियत क़यादत। भारत गुज़िश्ता 76 बरस से मकबूजा वादी के अवाम को मुसलसल जबरो तशद्दुद का निशाना बना रहा है। जम्मू और कश्मीर की क़यादत और इंसानी हुकूक के अलमबरदार पाबंदे सलासल हैं। 5 अगस्त के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम का मकसद मकबूजा रियासत के आबादियाती तनासुब में तब्दीली की मज़मूम कोशिश है। अवाम की आवाज़ और जिद्दोजहद आज़ादी को मसालिन से दबाया नहीं जा सकता। तनाज़े का मुनसिफाना हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कलीदी सतून है। अहले कश्मीर की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर और सदर आरिफ अलवी के पैगामात। निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रही है। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर हो रहे हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए। अमरीकी असलहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम के हाथ लगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर। पोलिंग 8 फरवरी जुमेरात को होगी। जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स के साथ उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद उम्मीदवारों को जुर्माने और वार्निंग नोटिस। माशी सलामती और ताकत के बगैर कोई मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। मुल्क को जमहूरी लोगों ने चलाना है। हमें जिस हालत में मुल्क मिला था उससे बेहतर हालत में आइंदा मुंतखब हुकूमत को मुंतकिल करेंगे। तवक्को है इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत अवाम के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देगी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का लाहौर में सेमिनार से खिताब। मुस्लिम लीग नून ने अपने हर दौर में अवामी खिदमत की मिसाल कायम की। सरमायाकारी और मुआशी बेहतरी समेत मुल्क में मुतादिद मेगा मंसूबे मुकम्मल किए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइंदा इंतखाबात से जुड़ा है। कौम कारकर्दगी देख कर वोट का इस्तेमाल करे। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क की तरक्की और खुशहाली तरजीह है। पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की नुमाइंदा जमात है। अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। तवक्को है इलेक्शन में जीत खिदमत की सियासत की होगी। सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ अली जरदारी का तालागंग में जलसे से खिताब। इलेक्शन जीतकर नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करेंगे। अवाम की फलाह बहबूद हमारे मंशूर का बुनियादी नुक्ता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करिए। मुस्तहीन को 30 लाख घर और 3 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से माशी बेहतरी से लोग खुशहाल होंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। गजा में इंसानियत का कत्लेआम जारी। सिहानी फौज की रफा में पनाहगुज़ीन कैंप और मासूम बच्चों के स्कूल पर बमबारी। 115 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 27,365 हो गई। 66,630 जख्मी। खान यूनिस में यूरोपियन हस्पताल के करीब रिहायशी इलाके पर भी हमला। मुतादिद फलस्तीनी शहीद।
پاکستان کا جذبہ خیر سگالی، غزہ کے شہریوں کے لیے امدادی سامان کی 5ویں کھیپ روانہ، سامان میں خیمے، کمبل اور ترپال شامل امداد مصر کے شہر العریش پہنچے گی۔ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت پھر منظر عام پر آ گئے۔ حالیہ کارروائیوں میں ہلاک دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ افغان عبوری حکومت کا اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے دعووں پر سوالیہ نشان ہے۔ افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے دو رخ، افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ، افغان طالبان اور ٹی ٹی پی دونوں ہی شدت پسندی کے علمبردار، بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش، بھارت کی جانب نرم رویہ بھی ان کے دوہرے معیار کا عکاس۔ کہیں رم جھم تو کہیں تیز بارش، کراچی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری، گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ جنوبی افریقہ میں آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ، پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں 8 فروری کو سیمی فائنل میں مد مقابل ہوں گی۔ پہلا سیمی فائنل 6 فروری کو بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں شب 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں سونیا عدنان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے یوم یکجہتی کشمیر کی۔ بھارتی مظالم کے باوجود حق کی خود ارادیت کے لیے کوشاں بہادر کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ ملک بھر میں منعقدہ تقریبات میں کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا جائے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں خصوصی سیمینار اور تصویری نمائشیں بھی منعقد کی جائیں گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا واحد اور حتمی حل صرف کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اقوام متحدہ کے تحت منعقدہ غیر جانبدار اور آزادانہ استصواب رائے ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہر سال کی طرح آج بھی کشمیری بہن بھائیوں کی حق کی خود ارادیت کے حصول کے لیے جد و جہد کی غیر متزلزل حمایت کے اظہار کے لیے یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن ہم گزشتہ 76 برسوں میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی لازوال قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 76 برسوں سے بھارت میں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈرانے اور انہیں دبانے کی مذموم مہم چلائی ہوئی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں وہاں کے نہتے اور معصوم لوگوں کو آہنی ہاتھوں سے دبانے کی کوششوں میں بھارت ماورائے عدالت قتل، غیر قانونی حراست اور زیر حراست تشدد جیسے ہتھ کنڈے اپناتا آ رہا ہے۔ بھارت نے میڈیا پر پابندی اور کشمیری قیادت اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو قید کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا غیر قانونی طور پر اپنے زیر تسلط جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کا اقدام بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر، چوتھی جنیوا کنونشن اور کشمیر سے متعلقہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس دن سے آج تک بھارت غیر قانونی طور پر اپنے زیر تسلط جموں کشمیر کے سیاسی منظرنامے اور آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے تواتر سے غیر قانونی اقدامات اٹھا رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کا غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر کی حیثیت سے متعلق 11 دسمبر 2023 کا فیصلہ کشمیریوں سے ان کے حق کی خود ارادیت چھیننے کے مذموم اقدامات کے سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے۔ تاہم کشمیری لوگوں کے بلند ارادوں کو ایسی نام نہاد قانون سازی اور کٹ پتلی عدالتی فیصلوں سے ہرگز دبایا نہیں جا سکتا۔
اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بھارت اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے غیر جانبدار مبصرین، بین الاقوامی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندگان کو کشمیر تک رسائی دے تاکہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں پوری دنیا کو بتا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہی موقف ہے کہ مسئلہ جموں و کشمیر کا پائیدار حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی مکمل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستانی حکومت اور عوام کشمیریوں کی منصفانہ اور جائز جدوجہد کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کی تجدید کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ حق خود ارادیت بین الاقوامی قانون کا بنیادی اصول ہے۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ کشمیری عوام اس ناقابل تنسیق حق سے ابھی تک محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج مقبوضہ جموں و کشمیر دنیا کے سب سے زیادہ عسکریت زدہ علاقوں میں سے ایک ہے۔ قابض بھارتی افواج نے کشمیری شہریوں کے خلاف طاقت کے اندھا دھند استعمال کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں سیاسی کارکنوں اور انسانی حقوق کے محافظوں کو بیجا حراست اور جائیدادوں کی ضبطگی کا سامنا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر پر اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے بعد بھارتی کوششوں کا مقصد آبادیاتی اور سیاسی تبدیلیاں لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کا 11 دسمبر 2023 کا فیصلہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو دبانے کی بھارتی خواہش کا ہی ایک مظہر ہے۔ بھارت کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو واپس لے۔ صدر مملکت نے کہا کہ تنازع جموں و کشمیر کا منصفانہ حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کلیدی ستون رہے گا۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول تک ان کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ آج دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منائیں گے۔ اس دن کی تاریخی اہمیت اور پس منظر کے بارے میں بتائیں گے مظفر آباد سے ہماری نمائندے عدیل احمد خان۔ کشمیر اور پاکستان کے عوام مذہبی اور نظریاتی رشتوں میں بندھے ہیں اور ان کے درمیان اخوت، محبت اور بھائی چارے کے اٹوٹ رشتے فطری طور پر صدیوں سے قائم ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر اور پاکستان کا تعلق جغرافیائی اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے۔ کشمیر کے تمام دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف اور تمام زمینی راستے بھی قدرتی طور پر پاکستان سے ملتے ہیں۔ کشمیریوں کی بڑی تعداد پاکستان کے شہروں میں ملازمت اور کاروبار کے سلسلے میں مقیم ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ انہی رشتوں کی تجدید کے لیے ہر سال 5 فروری کا دن یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو پہلی مرتبہ 1975 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی کال پر منایا گیا، تاہم 1990 سے یہ دن ہر سال باقاعدگی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ میری یادداشت کے مطابق جب اندرا عبداللہ گٹھ جوڑ ہوا اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے وزیر اعظم پاکستان تھے تو وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے سٹرائک کی کال دی تھی، اور اس کے بعد پھر اب جب کشمیر کے اندر سے دوبارہ یہ تاریخ 1990 کی دہائی میں شروع ہوئی تو یہاں پر جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب جو تھے انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے 5 فروری کو جو ایک دن مقرر کیا۔ سب سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب نے شروع کیا تھا، اللہ ان کو مغفرت کرے، امیر جماعت اسلامی نے۔ بعد میں پھر جب محمد نواز شریف صاحب جب IGI کے صدر تھے، پنجاب کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے اس کو آگے کیا۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم بنی تو پھر یہ ایک قومی جو ہے یہ تقریب کا دن جو ہے یہ بن گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا اور اس سلسلے میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے تمام زمینی راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم و محکوم عوام سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ریاست بھر میں دن کی مناسبت سے جلسے جلوس، ریلیاں اور سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منا کر تجدید عہد کیا جاتا ہے کہ کشمیر اور پاکستان کے عوام یکجان، دو قالب اور ناقابل تقسیم وحدت ہیں۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ ساری ہمارے خاص طور پہ اس پروجیکٹ پہ ACS پنجاب نے بہت توجہ دی ہے۔
हमारा CNW दिन रात काम करता रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। ये बहावलपुर के इस हॉस्पिटल पे इंक्लूडिंग इक्विपमेंट और सारा कुछ 2 अरब 10 करोड़ रुपया खर्च होएगा। 2 अरब 10 करोड़ जब ये सारा हो जाएगा तो अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं कि ये इतना 1.5 लाख स्क्वायर फीट, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये रेनोवेशन 2 महीने 5 दिन में हुई है। 2 महीने 5, पंजाब के सारे हॉस्पिटलों में सबसे लेट शुरू हुई थी और इस टीम ने तकरीबन सबसे पहलों में है जिन्होंने ये किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आज भावलपुर का भी हम थोड़ी देर में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद जो बैलेटिंग में 26,000 लोगों को जिनको ज़मीनें आई थी उनको आज से डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर रहे हैं। उसमें कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। उन 26,000 लोगों को अगले चंद दिन में तमाम लोगों को उनके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी सिर्फ इस हॉस्पिटल की प्रिंसिपल साहिबा, MS, डॉक्टर्स, नर्सेज, प्रोफेसर्स से एक रिक्वेस्ट है कि अब आपने इस हॉस्पिटल को संभाल के रखना है, इस हॉस्पिटल को इसी हालत में रखना है। ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगा जब आप लोग ओनरशिप लेंगे इंशाल्लाह ताला, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग लेंगे। उसके बाद हमने उस शरीफ से अहमदपुर ईस्ट की सड़क जो है वो कंप्लीट की है भावलपुर में। मेरी कासिम शाह से डेरा बखा की रोड वो कंप्लीट की है। अहमदपुर ईस्ट से ओल्ड बाईपास की रोड कंप्लीट की है। काइमपुर से हेड इस्लाम की रोड कंप्लीट की है। डबल रोड यजमान से चांदनी चौक तक कंप्लीट की है। ये सारी रोड्स हैं जो हमने कंप्लीट की हैं। साउथ इसके अलावा हमने बावलपुर में जो ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव है वो अलहदा है। चोलिस्तान का नहरों का वो एक अलहदा चीज़ है। पुलिस स्टेशन यहाँ के सारे खिदमत मराकज़ सब नए हुए हैं। हॉस्पिटल का ये फ़ेज़ मुकम्मल होगा और अगला फ़ेज़ इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ सेफ सिटी मिल जाएगा। यहाँ की पुलिस ने कच्चे के ऑपरेशन में बहुत बढ़ चढ़ कर और बड़ा बहादुरी से हिस्सा लिया और हमने यहाँ पे इनको 3 APCs नई मंगवा के दी हैं और जो बाकी भी हैं वो ठीक करके और भेज रहे हैं। जो पुरानी थी उनको भी ठीक करा रहे हैं दोबारा से। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने थोड़े से टाइम में कोशिश किया कि भावलपुर को दे सकें, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी वो डॉक्यूमेंटेशन 26,000 लोगों को हैं जो आज हम शुरू करेंगे सिलसिला और अगले चंद दिनों में वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई सवाल है तो बिल्कुल। जी सर, सबसे पहले सर वेलकम भावलपुर सर 100 साल के बाद सर इस अस्पताल की आपने रेनोवेशन की है सर। हम आप सबके आपके मशहूर हैं कि आपने भावलपुर के लिए करा और वो करा जो कि धरती के बच्चे भी नहीं कर सके आप तक। थैंक यू सर। सर यहाँ पर सर हमें बर्न यूनिट का सर यहाँ बर्न यूनिट का हमें ज़रा मनसूबा ज़रा उसका भी ज़रा ऐलान करते जाएं। और सर यहाँ बच्चों की जो चिल्ड्रन OPD है वो भी कम है। उसके अभी OPD बन गई, अभी इंशाल्लाह OPD ठीक हो जाएगी, हो जाएगी। जो भी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अभी तक मैंने देखी नहीं है, लेकिन जो भी आएगी आप बेफिक्र हो जाए, उन सबके खिलाफ पूरी कार्रवाई करके जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। सेफ सिटी के हवाले से भी मुतादिद इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि शहरियों को वहम सहूलतें फराहम हो सकें। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको आगाह करेंगे कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने हक़ खुद इरादियत के हसूल और मादर वतन पर भारत के गैर कानूनी और जबरी कब्जे के खिलाफ जायज़ और मकामी जद्दोजहद के लिए कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने पर पाकिस्तान की तारीफ़ की।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनामी जमानत तिहाड़ जेल से एक पैगाम में जेल में भारतीय साम्राज्य के तसल्लुत में जिंदगी गुजारने वाले मजलूम कश्मीरी आवाम को दरपेश संगीन सूरत हाल को उजागर किया। उन्होंने मकबूजा इलाके में 10 लाख से जायद फौजियों की तैनाती के जरिए भारत की सियासी नाइंसाफियों और मजालिम की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई। सीनियर हुर्रियत रहनुमा आगा सैयद हसन मूसवी ने श्रीनगर में एक बयान में वाज़े किया कि मसले कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम का ख्वाब हरगिज शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी आवाम की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की आवाज़ को आलमी बरादरी तक पहुंचाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मकबूजा इलाके में नई दिल्ली के ज़ेरे कंट्रोल रियासती तहकीकाती इदारे ने 6 कश्मीरी नौजवानों को खिलाफ एक झूठे मुकदमे में अदालत में फर्द जुर्म दायर कर दी। जिन नौजवानों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई उनमें गुज़िश्ता बरस भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले 2 नौजवान भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मिशाल हुसैन मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की आवाम की मुनसिफाना जिदोजहद के लिए सियासी इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि यौम यकजहती कश्मीर तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का सबूत है। तफसील मलिक उमर से। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मिशाल हुसैन मलिक ने कहा है कि खित्ते में जब तक मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होगा, अमन कायम नहीं हो सकता। जो जेनोसाइड इंडिया कर रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जो नस्ल कुशी कर रहा है, जो पॉपुलेशन जो है वहाँ पे सारी की सारी तब्दील कर रहा है। ऑलमोस्ट 50 लाख तक वहाँ पे इशू कर दिए हैं आरएसएस और हिंदुत्वा के सपोर्टर्स को वहाँ के डोमिसाइल्स और रेजिडेंसीज। और अभी सितंबर के अंदर इन्होंने जो भी अपने फासिकल इलेक्शंस कराने हैं वो भी एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा दुनिया के सामने, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेड है कि बहुत हाई वोटर टर्नआउट होगा और वो वोटर टर्नआउट इंडियंस का होगा, कश्मीरियों का नहीं होगा। क्योंकि कश्मीरी जब भी वहाँ पे फासिकल इलेक्शंस पपेट इलेक्शंस होते हैं कश्मीरी उनको बॉयकॉट करते हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मिशाल हुसैन मलिक ने कहा कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में नहत्ते लोगों पर जुल्म ढा रहा है। बदकिस्मती से दुनिया के सामने कश्मीरी आवाम का मुकदमा दुरुस्त अंदाज में नहीं पहुँच पाता। भारत की जानिब से आयद कड़ी पाबंदियों की वजह से कश्मीरी आवाम पर होने वाले जुल्म की दास्तान दुनिया तक नहीं पहुँच पा रही। मकबूजा जम्मू कश्मीर की इतनी जो है मतलब कि इतना नामुमकिन है कि वहाँ से इंफॉर्मेशन मिले या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कोई एक्सेस हो, बात हो सके आवाम के साथ, या कोई वहाँ पे जो है ग्राउंड पे कोई जाके वहाँ पे देखे कि क्या इंडिया कर रहा है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी इसके ऊपर हम डिमांड करते हैं और उसके साथ साथ जो हम लोग डीमिलिटराइजेशन डी वेपनाइजेशन, तो ये एक आई थिंक चांद पे के भी जाना आसान है वहाँ की फुटेज, मगर मकबूजा जम्मू कश्मीर से कोई जेनोसाइड की फुटेजेस इस तरह आना बहुत ही मुश्किल है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला कश्मीर हल किया जाए। 5 फरवरी मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का दिन है। इस दिन ये पैगाम देना है कि कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर में भारत के इंसानियत सोज मजालिम को अक़वाम आलम के सामने उजागर करने के लिए इस्लामाबाद में साइकिल रैली निकाली गई। तफसील चौधरी मजहर से। इस्लामाबाद में मकबूजा कश्मीर पर भारत के वाशियाना मुजालिम के खिलाफ मजलूम निहत्ते कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए साइकिल रैली निकाली गई। डी चौक से शुरू होकर प्रेस क्लब पर पहुंचकर खत्म होने वाली रैली में तलबा समेत मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने हिस्सा लिया। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है तो आई थिंक दुनिया को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हें आज़ाद करना चाहिए। सब लोग यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि आज़ादी उनको मिले और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के बैनर थामे और स्टिकर लगाए। रैली के शुरका का कहना था कि हम कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत पर दुनिया को आगाह करते हुए मकबूजा कश्मीर के भाइयों को बताना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं, पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। कश्मीरियों को ये पैगाम देंगे कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीरी हैं और पाकिस्तान विल स्टैंड विद कश्मीर एट ऑल फोरम ऑफ द वर्ल्ड। हक क्या है, कश्मीरियों का हक जो है वो खुददारियत का है और उनको आज़ादी जो है वो नसीब होनी चाहिए। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई रैली के शुरका ने कहा कि हमारा मकसद हुर्रियत आज़ादी के मतवालों का हौसला बढ़ाना और दुनिया को बताना है कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल एक साथ धड़कते हैं और कश्मीर बहुत जल्द बनेगा पाकिस्तान। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़,
इस्लाम आबाद। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पर अपने पैगाम में अहले कश्मीर की हक़ खुद इरादियत के हुसूल की अजीम जिदोजहद और लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश किया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जम्मू व कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर सबसे देरीना मसाइल में से एक है। भारतीय हठ धर्मी, इंसानी हुकूक और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से मसला कश्मीर अब तक हल नहीं हो सका। भारत कश्मीर में गैर इंसानी हरबे, सफाकाना क़वानीन और रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि कश्मीरी अवाम मुश्किल हालात, दहशत और जुल्म के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल पाकिस्तान का हतमी मकसद है। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। रियासत जम्मू व कश्मीर के मुतालिक हतमी फैसला सिर्फ कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होगा और कश्मीरी अवाम जबर, नाजायज़ कब्ज़े के खिलाफ जुर्रतमंदाना जद्दोजहद में ज़रूर सुरखरू होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जिससे महंगाई को कम करने में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मशरक़ी वुस्ता में पायदार अमन के लिए मसले फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। निजी टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर हो रहे हैं, कभी ऐसी बात नहीं कि जिससे इंतखाबात के निकात पर सवाल उठे। इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक लम्हे के लिए भी कभी मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसा अदा हुआ हो जो इंतखाबात के होने पे किसी किस्म का शकूक के इजहार को उससे जोड़ा जाए, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी हमने ये कहा। हम एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी, उसमें कमियां हैं, कोताहियां हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस में है। इवन निगरान हुकूमत का तस्वर बहुत सारी जमहूरियतों में नहीं है जो हमारे यहाँ मौजूद है। पार्लियामान वजूद में आ जाएगी, जहाँ लकूनास कवानीन में है उनको एड्रेस करें, उनको दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर अफगानिस्तान से इत्तेहादी फोर्सेस का किसी मंसूबा बंदी के बगैर इनखला है। उन्होंने कहा कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह पोजीशन ली। दहशतगर्दी के हवाले से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझना होगा। टेररिज्म के हवाले से एक बहुत संजीदा सूरत हाल थी। टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ बड़ी एलानिया पोजीशन हमने ली है। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस बड़ी तंदई से वो इस चैलेंज को ले रहे हैं। ये ऐसी जंग नहीं है जिसका 9 फरवरी को ख़ात्मा हो जाना है। ये जो अनासर हैं इनको बड़ी फर्मनेस के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ टेक ऑन करना चाहिए, काउंटर करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत का 5 माह से ज़ायद का वक्त मुश्किल से भरा था, ताहम इदारों के ताउन से इन मुश्किलात पर काबू पाकर मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात किए और महंगाई पर काबू पाया। जो इलीगल ट्रेड थी डॉलर की, उसको ऊपर क्रैक डाउन किया, स्मगलिंग पे क्रैक डाउन किया, उससे जो एग्रीगेट डिमांड थी डॉलर की वो कम होनी शुरू हुई और मोर और लेस 280 पे आके डॉलर रुक गया है। पाकिस्तान के अंदर SIFC के प्लेटफॉर्म से मैं समझता हूँ एक बहुत ही संजीदा कोशिश शुरू हुई है। हमारे MOUs UAE और कुवैत के साथ जो है ना वो लगभग कोई 35 अरब डॉलर के साइन हो चुके हैं। इन्फ्लेशन पे मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हमने काबू पा लिया है। कुछ बात इंतखाबी गहमा गहमी की। मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। जल्द से जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में सियासी रहनुमा जलसों से खिताब कर रहे हैं। सर्द मौसम के बावजूद इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए सियासी जमातें अपने मंशूर में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निपटने के मंसूबे पेश कर रही हैं। मुल्क के बड़ी सियासी जमातों के कायदीन माशी बहाली और तरक्की और खुशहाली के लिए अपना अपना एजेंडा लेकर अवाम के सामने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद उम्मीदवारों को जुर्माने और वार्निंग नोटिस जारी किए हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में मॉनिटरिंग रूम 24 घंटे काम कर रहा है, जिसकी तफसील बताएंगे फहद जावेद।
عام انتخابات 2024 میں امیدواروں کے لیے ضابطہ اخلاق کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ ٹیموں کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے امیدواروں کو نوٹسز اور جرمانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں خصوصی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، جس میں ٹیلی فون، فیکس، واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے عوام انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ ایک کمپلینٹ سسٹم یہ ہے جو آپ تمام سسٹم دیکھ رہے ہیں، فون بج رہے ہیں، جس میں ہم نے اپنا یونیورسل نمبر جو ہیں 05111132700 اس کی 16 لائنیں ہیں، وہ ہم نے 26 دسمبر سے آن کی ہوئی ہیں، اور پورا پاکستان ہمیں کمپلینٹس دے رہا ہے، مختلف حوالوں سے کمپلینٹس سے، ووٹ اندراج سے لے کر پولنگ اسٹیشن سے لے کر جو بھی ہیں، تو وہ کمپلینٹس ہم لے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پورے پاکستان میں ہم جہاں الیکشن کمیشن کا عملہ ہے جس ضلع سے ہے یا جس حلقے سے ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب تک الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر 221 شکایات موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 198 پر کارروائی کی گئی ہے، جبکہ باقی شکایات پر کارروائی کا عمل جاری ہے۔ قانون کے مطابق مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں، جس کے پاس فائنس کی بھی پاورز ہیں، اور اگر کوئی مسلسل خلاف ورزی کرتا ہے ضابطہ اخلاق، کوڈ آف کنڈکٹ، الیکشن لاز، الیکشن رولز یا اور اینی ڈائریکشنز آف الیکشن کمیشن، تو اس میں ان کے پاس پاورز ہیں، وہ فائن کر سکتے ہیں، 50,000 تک جرمانہ کر سکتے ہیں، نوٹس دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی بار بار خلاف ورزی کرے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے بھی کیس الیکشن کمیشن کو ریفر کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی کل مجموعی طور پر 1200 زائد ٹیمیں مختلف حلقوں میں مانیٹرنگ کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، جو کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر امیدواروں کو 50,000 روپے تک جرمانہ عائد کر سکتی ہیں۔ چاروں صوبوں میں کوئٹہ، کراچی، پشاور اور لاہور میں ہمارے صوبائی مانیٹرنگ کنٹرول سینٹر ہیں، ان کا جو انچارج ہے وہ پروونشل مانیٹرنگ کوآرڈینیٹر ہے، جو گریڈ 20 کا آفیسر ہیں، اور اس کے اوپر یہ EMCC کنٹرول سینٹر اسلام آباد ہے۔ تو یہ سسٹم اس کے ماتحت 180 جو ہیں اس وقت پاکستان میں مانیٹرنگ کنٹرول رومز کام کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ ٹیموں نے 12,236 غیر قانونی بینروں کو مختلف مقامات سے اتارا ہے۔ فاضل جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بیلٹ پیپر فضائی راستے سے پہنچائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گوادر، کیچ، پنجگور اور خاران میں بیلٹ پیپرز کی ترسیل ہیلی کاپٹرز اور C-130 کے ذریعے کی جائے گی۔ بلوچستان سے قومی اسمبلی کی 16 اور صوبائی اسمبلی کے 51 حلقوں کے لیے بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ پاکستان کو جمہوری لوگوں نے چلانا ہے، جس حالت میں ملک ملا تھا اس سے بہتر حالت میں منتخب حکومت کو دے کر جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ توقع ہے کہ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت عوام کے بنیادی مسائل پر توجہ دے گی۔ تفصیل دانا افتخار سے۔ لاہور میں انتخابات 2024 کے حوالے سے نوجوانوں، خواتین، خواجہ سراؤں اور اقلیتوں کی سیاسی عمل میں شمولیت اور انہیں بااختیار بنانے کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی تاریخ پر انتخابات کا انعقاد کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کا پاکستان کے تمام شعبوں کی ترقی میں اہم کردار ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے توقع ظاہر کی کہ منتخب حکومت ملک کے بنیادی مسائل حل کرے گی۔ معاشی سلامتی اور طاقت کے بغیر کوئی ملک مضبوط نہیں ہوتا۔ ٹیکس بیس کو وائڈن کرنا، جو گورننس کے جو ریفارمز ہیں، سول سروس کے جو اصلاحات ہیں، آبادی پر کنٹرول، اسی طرح سے سوشل میڈیا ایک آلے کے طور پر استعمال ہو ملک کو کمزور کرنے کے لیے، یہ وہ خطرات ہیں جو مستقبل کی جو قیادت ہے اس کے سامنے ہیں۔ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ اپنا اثر ڈالیں گے مستقبل کی قیادت پر کہ اس ملک کو جوڑنے کی بات کریں۔ وفاقی محکمہ اطلاعات کے PIO طارق محمود خان نے کہا کہ خواتین، نوجوانوں، خواجہ سراؤں اور اقلیتوں کی سیاسی عمل میں شمولیت کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ سیمینار سے معروف تجزیہ کار سلمان غنی، ماہر تعلیم شاہدہ دلاور، صابر شاہ، نجم ولی خان، مولانا راغب نعیمی، سلمان عابد اور پیٹر جیکب نے کہا کہ صحت مند اور جمہوری معاشروں میں انتخابات کا بر وقت ہونا ضروری ہے۔ مقررین نے کہا کہ ووٹ کی اہمیت ہے، اس لیے تمام ووٹرز کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ووٹ لازمی کاسٹ کرنا چاہیے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل آئندہ انتخابات سے جڑا ہے، قوم کارکردگی دیکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل عاصم نذیر بھٹی سے۔
मॉडल टाउन लाहौर पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में अवाम की खिदमत की है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में पहली मोटरवे बनाई और मुल्क में मुतअद्दिद मेगा मंसूबे मुकम्मल किए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मंसूबों में शफाफियत की तस्दीक की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देने वालों के सब दावे नाकाम हुए। चोर और डाकू का विरध करके इस मुल्क के अंदर वो जहर घोला गया है, वो इस मुल्क के अंदर बदतमीजी का तूफान उठा है कि जिसको अब संभालना एक कार्य दारत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने जो रिपोर्ट दी है, साबित हो गया चोर कौन है, साबित हो गया। अब मैं पीटीआई के जो दोस्त और भाई हैं उनको कहूँगा कि वो पीटीआई को वोट देने के बजाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वोट दें। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान मुल्क का हकीकी सरमाया हैं, जिन्हें अपने बेहतर कल के लिए आज दुरुस्त फैसला करना है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान कौम कारकर्दगी देख कर वोट दे। वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI जो इमरान नियाजी के दौर में इंतहा को दोबारा पहुंच चुका था 140 पे, वो कम होके 1 साल में वो 133 पे आ गया। अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। अगर अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया, हम मेहनत की, मिलकर मुशावरत से दिन रात एक किए, कुर्बानी दी, पसीना खून बहाया, तो इंशाअल्लाह ये शोर होगा, ये सब कुछ दफन हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि 8 फरवरी मुल्क में नून लीग की कामयाबी की नवीद लाएगा और नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। आसिम नजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने तलागंग में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की नुमाइंदा जमात है और अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। जलसे की तफसील समीउल्लाह से। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने तलागंग में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। हमें अवाम के मसाइल का इल्म है, अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। आज भी मुझे पता है कि गुर्बत का क्या आलम है। जब मैं पावर में था उससे आज गुर्बत डबल हो गई। मैंने 100% तनख्वाहें बढ़ाई, लोगों को मैंने खिदमत की, मगर आज वो दिन है कि हमको 4 दफा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में कमाने के आपको मौके देंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की नुमाइंदा जमात है और मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने का विजन रखती है। हुकूमत में आकर वसाइल को अवाम की तरक्की पर खर्च करेंगे। यहाँ पानी की जरूरत है, मुझे पता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, मुझे पता है, पासपोर्ट ऑफिसर्स की जरूरत है, मुझे पता है, डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर चाहिए, यहाँ आपको कमिश्नर का दफ्तर चाहिए, मुझे पता है। ये सब चीजें मेरे सोच में है, आपको करके देंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को मुंतखब कराएं तो मुल्क में तरक्की और खुशहाली लेकर आएंगे। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तकसीम और नफरत की सियासत को खत्म करेंगे, पूरे मुल्क से कामयाबी हासिल करके हुकूमत बनाएंगे। वो हैदराबाद में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। तफसील शिराज अली डाहरी से। हैदराबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम ने नफरत की सियासत को ख़त्म कर दिया है। इक़्तिदार में आकर मंशूर के तमाम 10 नुकात पर अमल करेंगे। अवाम की आमदनी दुगनी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 30 लाख घर और बिलासूद कर्जे फराम करेंगे, जिससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत और अवाम खुशहाल होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो बिला तफरीक आपकी खिदमत करना चाहती है, जो नफरत और तकसीर की सियासत को कवर करना चाहती है, जो अवाम के असल मसाइल है, जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, हम इन मसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इलेक्शंस में अब चंद दिन रह गए हैं, मुकाबला सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी का है। अवाम बाशऊर हैं और हमारी कारकर्दगी उनके सामने है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। 8 फरवरी को अवाम बाहर निकलें और अपने हुकूक की हिफाजत के लिए वोट दें। इस
तमाम मसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपकी वोट के साथ, आपकी मदद के साथ हम आपसे मुकाबला करेंगे, मगर फतह आपकी होगी, फतह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जलसे में खिताब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि बड़े सरमायादारों की सब्सिडी खत्म करके आवाम को सब्सिडी देंगे। किसान कार्ड, सेहत कार्ड, मुफ्त बिजली, तालीम के कई ऐसे मंसूबे बना रखे हैं जिनको शुरू करके आवाम को बराह रास्त फायदा देंगे। जलसे से साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि रियासत मदीना के नाम पर कौम को धोखा देने की कोशिश की गई। बन्नू में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बन्नू की आवाम की जमीयत से वाबस्तगी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा, अमन होगा तो ही खुशहाली होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम तासुब की सियासत नहीं करते बल्कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज चाहते हैं जो मसाइल के हल के लिए नागुज़ीर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस्लामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी हमारी तरजीह है। इंतखाबात जीतने के बाद तरक्याती मंसूबों का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के लोगों ने जमात इस्लामी के हक में फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद के लोगों, अब आपकी तकदीर आपके हाथ में है। एक तरफ स्टेटस को के फैसिलिटेटर और दूसरे तरफ एक खूबसूरत क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान का लंबरदार जमात इस्लामी आपके खिदमत में मौजूद है। अब फैसला आपने करना है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है। मरकजी उस्मानिया फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान की मौजूदगी में मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी अल्लामा ताहिरुल हसन ने अपनी जमात की तरफ से हिमायत का ऐलान किया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अली आबिद। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अल्लामा ताहिरुल हसन ने दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी जमात की तरफ से मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हालिया इंतखाबात में उनकी जमात मुस्लिम लीग नून और इनकी हलीफ जमातों का भरपूर साथ देगी। मुस्लिम लीग नून के साथ ताउन मुशावरत के बाद किया है। इस वक्त किसी ऐसी जमात की तायद व हमायत नहीं कर सकते जो कि पाकिस्तान की सलामती व इस्तेहकाम के हवाला से कमजोर सोच रखती हो। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने हाफिज ताहिर महमूद अशरफी और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के तमाम ओहदेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उलमा किराम की हिमायत हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि अवाम हम पर एतमाद करें, हम मुल्क को बहरानों से निकाल कर तरक्की के सफर की राह पर गामजन करेंगे। उनकी हिमायत हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मजहबी जमातों, कुव्वतों और ख़ास तौर पे उलमा इकराम का हमेशा एहतराम किया है। मीडिया कॉन्फ्रेंस के आखिर में मुल्क को कौम की तरक्की के लिए दुआ भी की गई। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने मुल्तान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हल्के और शहर के ताजिरों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि मुल्तान में हकीकी तरक्की के लिए काम करेंगे। मुल्क मईशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि आने वाली हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे। इस मौके पर चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान किया। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन ने कहा है कि इंतखाबात के बाद आने वाली नई हुकूमत को मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए काम करना होगा ताकि रोजगार के मौके पैदा हों और मुल्क में खुशहाली आए। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा कि हम पूरे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं ताकि लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत का मकसद मुल्क की तरक्की और अवामी खिदमत है। आम इंतखाबात के सिलसिले में सिंध में भी सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों की जानिब से रैलियों और इंतखाबी जलसों का सिलसिला जारी है। तफसील से आगाह कर रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। सिंध में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने कराची के जिला कोरंगी और सेंट्रल का दौरा किया और इलेक्शन के इंतजामात का जायजा लिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने
بیلٹ پیپرز اور الیکشن مٹیریل کی ترسیل کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ افسران اپنی تیاریوں کو مکمل رکھیں۔ ٹھٹہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے NA 225 کے امیدوار رسول بخش جاکھرو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار میں آ کر ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کاروبار کے مواقع فراہم کریں گے اور 8 فروری کو نون لیگ کی فتح کا سورج طلوع ہوگا۔ ٹھٹہ میں ہی NA 225 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار صادق علی میمن اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار ریاض حسین شاہ شیرازی کی حمایت میں موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نوشہر و فیروز میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے مرکزی صدر اور حلقہ NA 206 کے امیدوار غلام مرتضی جتوئی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کا دن ملک کی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز ہوگا اور ہم عوامی خدمت کی بنیاد پر الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ ضلع نوشہر و فیروز میں حلقہ NA 205 سے آزاد امیدوار گل حسن مشوری نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں کامیاب ہو کر حلقے کے لوگوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ ذوشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں کراچی میں سیکیورٹی کے اقدامات کے حوالے سے کراچی کے پولیس چیف خادم رند نے PTV نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ تفصیل سید جہانگیر سے۔ ملک بھر میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے، وہیں شہر قائد میں بھی الیکشن کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ کراچی کی 22 قومی اسمبلی کی نشست کے لیے 581 امیدوار مد مقابل ہیں۔ ایڈیشنل IG کراچی خادم حسین رند نے کراچی کے انتخابات کے حوالے سے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ کراچی کے 5336 پولنگ اسٹیشن پر 45,000 سے زائد اہلکار ڈیوٹی اثر انجام دیں گے۔ 2776 عمارتوں کے لیے QRRF کے 3892 اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ اس میں اس طرح سے ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں کہ کچھ تو اسٹیٹک ڈیوٹیز ہوتی ہیں پولنگ اسٹیشنز پہ، کچھ کوئک ریسپانس فورس ہوتی ہے اور کچھ ریزروز ہوتی ہیں جو SHO سے لے کے ایڈیشنل IG سب کے ساتھ ریزرو فورس ہوگی جو کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو فیس کریں گے، وہاں پہ اٹینڈ کریں گے۔ DIG پولیس کی زیر نگرانی میں 4210 پولیس اہلکار ریزرو ڈیوٹیز پر مقرر ہوں گے۔ کراچی پولیس کے 9 SSPs، 16 SPs، 57 DSPs اور 107 SHOs بھی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ کراچی کے مختلف الیکشن کمیشن دفاتر، ویلفیئر ڈیوٹیوں، اسپتالوں پر 2430 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ کچھ بات غزہ کی صورتحال کی۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے حملے بدستور جاری ہیں۔ قابض فوج نے رفح اور خان یونس پر شدید بمباری کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 115 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 27,365 افراد شہید ہو گئے۔ مسلسل حملوں میں 66,630 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی افواج نے رفح میں ایک اسکول اور مہاجر کیمپ کو نشانہ بنایا ہے جس میں خواتین اور بچوں سمیت 24 افراد شہید ہو گئے۔ قابض افواج نے خان یونس میں یورپین ہسپتال کے قریب رہائشی علاقے پر بھی حملہ کیا ہے جس میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ بے گھر فلسطینی مہاجر کیمپوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور کھلے آسمان تلے قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہزاروں افراد رفح سے مصر جانے کی کوششوں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں بھی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ نابلس سمیت مختلف مقامات پر مقامی افراد اور قابض فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ قابض مسلح افواج نے بلاتا مہاجر کیمپ میں حملہ کر کے متعدد گھروں کو مسمار کر دیا۔ پاکستان نے غزہ کے شہریوں کے لیے امدادی سامان کی 5ویں کھیپ روانہ کر دی ہے۔ پاک فضائیہ کے طیارے C-130 کے ذریعے امدادی سامان روانہ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امدادی سامان میں موسم سرما کے لیے خیمے، ترپال اور کمبل شامل ہیں۔ مصر میں پاکستانی سفیر امدادی سامان وصول کریں گے جسے غزہ بھیجا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امداد غزہ کے لوگوں کی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ ہے۔ 29 جنوری 2024 کو اقوام متحدہ کے امن مشن کے دوران جنوبی سوڈان کے متنازع علاقے میں گھات لگائے دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے سپاہی محمد طارق شہید کو آبائی علاقے بدین میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اب تک 181 پاکستانی دنیا بھر میں قیام امن کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ سپاہی محمد ظاروف انتہائی نڈر سپاہی تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ سپاہی محمد ظاروف نے 9 دسمبر 2020 کو آزاد کشمیر میں لائن اپ کنٹرول پر دفاعی وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ سپاہی محمد ظاروف شہید کا تعلق کلر سیدہ سے ہے۔ بہت اچھا گزرا ہے وقت میرے بچے کے ساتھ میرا، بہت اچھا پیارا بچہ تھا، بچپنا بھی اچھا گزرے، لیکن جوانی جس وقت آئی ہے پھر 10 جماعتیں میں نے اس نے پڑھایا ہے،
लिखाया है, अच्छा कुरान शरीफ भी पढ़ा है। मैं यही पैगाम देना चाहनी है कि बच्चे जिस वक्त शहीद हो जाएं तो मां सब्र करना चाहिए। मेरे से तकरीबन 6 साल बड़े थे। माशाल्लाह बहुत प्यारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है और शहादत का जज्बा मुझे भी है, बाकी भाइयों को भी है। अल्लाह पाक हमें भी इस तरह की मौत नसीब करे। पाकिस्तान को ये पैगाम है कि हमारा मुल्क जो बचा हुआ है ना, वो सिर्फ फौज की वजह से बचा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उनकी शहादत पे। हमें फ़ख्र है, नाज है। अगर हमें मौका मिले आर्मी में जाने का तो 1 सेकंड भी ना लगाएं। मेरे बच्चों को मेरे साथ बहुत सारा प्यार करते थे, बातें करते थे। उनके कौन कौन से ख्वाब है, क्या क्या बताऊं। बेटे को कहते थे कि हाफिजा बनाऊंगा, एक फौजी बनाऊंगा और बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। मैंने अपने वतन की खातिर जान दी है, नजराना पेश किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और जब बच्चों को देखती हूँ तो भाई, तो मेरे अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको क्या। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के मजीद सबूत मंजर आम पर आए हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले असलहे में M4 कार्बाइन, AK-47, स्लैपिंग बैग्स, हैंड ग्रेनेड्स और दीगर असलहा शामिल था। इससे पहले भी मुतादिद बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल किए गए। अफगानिस्तान से जदीद अमरीकी असलहे की पाकिस्तान स्मगलिंग और TTP का सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ अमरीकी असलहे इस्तेमाल का अफगान अबूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने के दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अफगानिस्तान के अवाम खुसूसन अक़लियतें इंतहाई मुश्किल हालात में हैं और अफगान तालिबान के मज़ालिम का शिकार हैं, जबकि अफगानिस्तान की ख़वातीन को अफगान तालिबान ने जिंदा दरगोर कर रखा है। मुआशरती इक़दार हों या इस्लामी तालीमात, अफगान तालिबान दोनों पहलुओं में शिद्दत पसंदी के अलंबरदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक स्कूल जाने की उम्र में 80% अफगान लड़कियां तालीम से महरूम हैं। अफगान तालिबान ताजिक, हज़ारा, तुर्कमान और दूसरी लसानी अक़लियतों के खिलाफ नस्ली तफरीक रखते हैं और अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए वो अक़लियतों को मारने से भी गुरेज नहीं करते। अफगान तालिबान और TTP जो अपनी मज़मूम दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अब मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। दरअसल मजहब की आड़ में वो अपने मज़मूम मकासद के लिए न सिर्फ अपने लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, बल्कि पड़ोसी ममालिक के लिए भी वबाल जान बन चुके हैं। भारत में मुसलमानों पर मज़ालिम के खिलाफ अफगान तालिबान और TTP की जानिब से खामोशी इस बात का सबूत है कि उनका हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना है। अफगान तालिबान की पॉलिसीज किसी सूरत उनकी शरीयत के दावे की अक्कासी नहीं करती, बल्कि ताकत और कुर्सी का खेल वाज़े देखा जा सकता है। शब 12 बजे खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, कराची में गुज़श्ता रात से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया है। ताहम अहम शहरों पर पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ। निगरान वज़ीर आला सिंध ने नाक़िस इंतज़ामात पर बर्मी का इजहार किया। तफसील के लिए सुहेल जमाली की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। शहर कायद में बारान रहमत बरसने से मौसम खुनक और खुशगवार तो हो गया, वहीं शहरियों के लिए अजियत और तकलीफ का बाइस बन गया। हफ्ते की शब अक्सर शाहराहें ज़ेरे आब आ गईं। हजारों गाड़ियां और लाखों शहरी सड़कों पर फंसे रहे। चंद मिनट का सफर घंटों पर मुहित हो गया। अब शहर की अहम शाहराहों से पानी तो निकाल दिया गया है, तहां मुताद्दिद इलाकों, गलियों और मोहल्लों में अब भी बारिश और गटर का पानी मौजूद, जबकि बहुत से इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। 2 घंटे की 1 घंटे की बारिश से इतना बुरा सूरत हाल होती है कि जैसे ये शहर नहीं कोई गांव का मंजर है। आप अंडरवाइब आसपास देखें, उसमें सब पानी भरा हुआ है और लोग अपनी गाड़ियां छोड़ छोड़ के घर चले गए। रोडों का बुरा हाल, हर तरफ पानी, लोगों के लिए इतनी परेशानियां, हर तरफ गाड़ियां फंसी हुई है। पूरे शहर के अंदर नालों की सफाइयां करते और टाइमली करते तो आज जो है आवाम को ये मुश्किलात, ये मुसीबतें देखने ना पड़ती। बाइकें बंद हो रही हैं, सब कुछ बंद हो रहा है, गाड़ी वाले धक्के मार रहे हैं। समझे, पानी का निज़ाम कोई सिस्टम सही नहीं है निकालने का। अभी तो पानी बहुत कम हो गया। रात को तो इतना था कि जहाँ बंदा था वहीं के वहीं था। पूरी रात बंदे ने गाड़ियाँ निकाली हैं। गटर यहाँ पे उबल रहे हैं, गैस बिजली वगैरह सब कुछ भी नहीं है यहाँ। कोई यहाँ काम करने वाला कोई भी नहीं है। किसी की छतें गिर गई हैं हवा के अंदर,
और यहाँ हर जगह हर गली के अंदर पानी भरा हुआ है और कहीं ना सीवरेज का निज़ाम सही है, ना लाइट का निज़ाम सही है, ना गैस का निज़ाम सही है। निगरान वजीर आला मकबूल बाकर ने एक अहम इजलास में नाकिस इंतजामात पर DIG ट्रैफिक और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने वजीर आला को बताया कि अब शहर की सूरत हाल काफी बेहतर है। वाटर बोर्ड के हुक्काम ने बताया है कि हब कैनाल में शिगाफ पड़ने से शहर में पानी की फराहमी 2 दिन तक मुअत्तल रहेगी। शहरी हुकूमत को इंतज़ामी तौर पर ज़्यादा मौसर अंदाज में खिदमत करने की ज़रूरत है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची।